नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की टीका ग्रंथ श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय श्रृंखला में दूसरा अध्याय अपन ने पूरा समझा और फिर अब तीसरे अध्याय का स्वाध्याय अपना चल रहा है। तीसरे अध्याय के स्वाध्याय के अंतर्गत अधोलोक का वर्णन अपन पूरा कर चुके हैं, मध्य लोक का वर्णन समझ रहे हैं। मध्य लोक में इन्होंने बताया था कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं जो कि दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं और गोल आकृति के होते हैं। इन सभी असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में एक जम्बू द्वीप होता है जिसके केंद्र में सुमेरु पर्वत होता है। यह जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला होता है और जितने द्वीप समुद्र हैं वो दुगने दुगने विस्तार वाले होते हैं। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत आते हैं, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। इन 6 पर्वतों के आने से इस जम्बू द्वीप के 7 भाग हो जाते हैं जिनको हम 7 क्षेत्र कहते हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेही क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये जो 6 पर्वत बताए गए थे, इन 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब होते हैं, पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। इन 6 तालाबों में 6 कमल होते हैं और उन कमलों में देवियां निवास करती हैं, क्रमशः श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। ये जो 6 तालाब बताए गए हैं, इनकी लंबाई जो पहले तालाब की है वो 1000 योजन लंबाई है, 500 योजन चौड़ाई है और 10 योजन गहरा है। और इसमें जो कमल है वो 1 योजन का है। बाकी बचे हुए जो तालाब और कमल है वो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं विदेह क्षेत्र तक। फिर अपन ने पिछली कक्षा में समझा था कि इन तालाबों से नदियां निकलती हैं। 14 नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु आदि 14 नदियां जो 2-2 के जोड़े में होती हैं और 7 क्षेत्रों के अंतर्गत 14 नदियां बहती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक एक जोड़ा, जैसे गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला और रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से ये 14 नदियां 2-2 के जोड़े में एक एक क्षेत्र में बहती हैं। 6 तालाबों से कैसे निकलेंगी? तो जो पहला तालाब है पद्म तालाब, उस पद्म तालाब से 3 नदी निकलती हैं, गंगा, सिंधु और रोहितास्या। और जो अंतिम तालाब है पुंडरीक तालाब, उससे भी 3 नदियां निकलती हैं, सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार से और बाकी जो बीच के बचे हुए 4 तालाब हैं उनसे 2-2 नदियां निकलती हैं, एक उत्तर दिशा की ओर जाती है और एक दक्षिण दिशा की ओर आती है। अब इसके बाद अपन ने कल की कक्षा में 2-3 सूत्र पढ़े थे जिसमें इन्होंने इन क्षेत्र आदि का विस्तार बताया था। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, हिम्मन पर्वत का विस्तार कितना है। तो अब उस विस्तार को अपन ने कल टीका से समझा था, आज हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि वह विस्तार कैसे लगाना चाहिए। हमने अभी तक ये समझा कि जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन होता है। पीछे चित्र देखेंगे, ये जो चित्र हमने बनाया है ये गोल 1,00,000 योजन का है, ऊपर से नीचे तक या यहां से लेकर के पूर्व से पश्चिम तक 1,00,000 योजन का होगा। अब इस 1,00,000 योजन के विस्तार में 6 तो पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। कुल कितने हैं? 13 चीजें हैं जिसके मध्य में बिल्कुल विदेही क्षेत्र होता है।
3 पर्वत इस तरफ, 3 पर्वत उस तरफ, 3 क्षेत्र इस तरफ, 3 क्षेत्र इस तरफ, बीच में एक विदेह क्षेत्र होता है। जब गोल आकृति होगी तो विस्तार समान होगा, कहीं से भी कहीं भी नापे। अब जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र का विस्तार अपन ने सूत्र में देखा था, भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षड चैकोन विंशति भागा योजनस्य। यहां बताया था ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र का विस्तार यहां से लेकर के यहां तक का ये जो विस्तार है, ये कितना है 526 सही 6/19 योजन। ये 526 योजन पूरा है और फिर एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग है। तो इतना ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। आगे के पर्वतों का और क्षेत्रों का विस्तार कितना है, तब इधर इन्होंने लिखा था तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। विदेह क्षेत्र तक लगाना है। तो जितना ये भरत क्षेत्र का विस्तार है, इससे दुगना विस्तार हेमवत क्षेत्र का है। हमने ये जो चित्र बनाया है, ये चित्र वास्तविकता में सही नहीं है, सत्य नहीं है। ये एक केवल आकृति मात्र बनाई है। यदि देखा जाए तो ये जो भरत क्षेत्र को यदि हमने 3 सेंटीमीटर बनाया है, तो फिर हिमवन पर्वत 6 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। फिर इसके बाद हिमवत क्षेत्र 12 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, क्षेत्र को तो बड़ा बना दिया और पर्वत को केवल एक लाइन में खींच दिया। तो ये केवल दिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि पर्वत में ज्यादा विभाग नहीं करने हैं, क्षेत्र में विभाग करने हैं, क्षेत्र को समझाना है, इसलिए इस प्रकार का चित्र बनाया गया। वास्तविकता में चित्र अलग तरह से बनेगा, जिसको आप अपनी कॉपी पर, डायरी पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो पहले इसका विस्तार समझे। ये जो भरत क्षेत्र है, इसका विस्तार 526 सही 6/19। फिर इसके बाद इधर इन्होंने लिखा तद द्विगुण विस्तारा। अब इससे दुगना विस्तार हिमवन पर्वत का होगा और उस हिमवन पर्वत से दुगना विस्तार क्षेत्र का होगा। कैसे होगा, अब इसको अपन एक तरफ लिखते जाएंगे और लिखने के बाद पूरा जब अपन टोटल करेंगे तो अपना यहां से लेकर के यहां तक का 1 लाख योजन आना चाहिए। क्योंकि यहां ऐरावत क्षेत्र से लेकर के और नीचे भरत क्षेत्र तक विस्तार कितना है, 1 लाख योजन। तो अब इस 1 लाख योजन का विस्तार अपन को निकालना है, जिसमें भरत क्षेत्र इन्होंने 526 सही 6/19 बता दिया। फिर बता दिया ये विदेह क्षेत्र तक दुगने विस्तार वाले हैं। फिर बताया उत्तरा दक्षिण तुल्या, कि उत्तर के जितने पर्वत क्षेत्र आदि हैं वो दक्षिण के समान हैं। तो अब अपन इसको दुगना करके देखेंगे और करके देखने के बाद इसका जोड़ लगाएंगे, 1 लाख आता है कि नहीं आता। तो इसको करके देखेंगे। आइए इसका जोड़ लगा करके अपन देखते हैं। देखें भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, 526 सही 6/19। अब जब 526 6/19 है तो इस हिमवन पर्वत का विस्तार कितना होगा, डबल करना है। तो 526 का डबल हो जाएगा 1052 और 6/19 है तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12/19। ये किसका हो गया, ये पर्वत का विस्तार हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र का विस्तार। फिर इसके बाद अब फिर क्षेत्र का विस्तार करेंगे, किसका, हिमवत क्षेत्र का। हिमवत क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो अब इसका भी डबल करें, तो 1052 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2104 सही। अब 12 का डबल करेंगे तो 24/19। अब जब 24/19 हो जाएगा तो 19 का भाग 24 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 योजन निकल आएगा। तो 19 का भाग जब 24 में लगाएंगे तो 19 एकम 19 और 24 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब जो 1 बार गया है उसको 1 योजन को अपन इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2105 योजन पूरा और फिर 5/19। ये इसी का हमने सरल कर दिया। 2104/4 सही 24/19 था, 19 का भाग 24 में लगा दिया तो अपना 1 योजन पूरा निकल गया। उस 1 योजन को अपन ने 2104 में जोड़ दिया तो ये हो गया 2105 और इधर बटेगा 5 बचा 5/19। अब इसका जस्ट डबल करें, ये किसका विस्तार हो गया, ये क्षेत्र का। अब फिर पुनः पर्वत का करना है तो 2105 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4210
और फिर 5/19 का कितना हो जाएगा 10/19। ये किसका हो गया पर्वत का। फिर इसका डबल करें तो 4210 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8420 और 10/19 की जगह क्या हो जाएगा 20/19। अब 20 में जब 19 का भाग लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा और एक बार जाने के बाद एक योजन पूरा निकल आएगा और फिर 1/19 बचेगा। तो कितना बचेगा ये एक योजन को इसमें जोड़ देंगे तो ये 8421 सही 1/19 हो जाएगा। ये किसका हो गया क्षेत्र का। फिर अब पर्वत का निकालें तो 8421 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,821 दूनी 42 सही 2/19। ये किसका हो गया ये पर्वत का आएगा। अब देखें ये कौन सा क्षेत्र था ये भरत क्षेत्र। फिर ये पर्वत कौन सा था हिमवन पर्वत। फिर इसके बाद ये कौन सा क्षेत्र हेमवत क्षेत्र। फिर ये पर्वत महाहिमवन। फिर ये क्षेत्र कौन सा होगा भरत हेमवत हरि। और फिर ये पर्वत कौन सा होगा हिमवन महाहिमवन निषद। फिर इसके बाद आएगा विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो इसका डबल कर दें 16,842 सही 2/19 का डबल करो तो कितना होगा 16,000 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 32,000। फिर 800 का डबल करेंगे तो 1600 तो 32 में 1600 जोड़ेंगे तो 33,600 और 42 का डबल करेंगे तो 84 और फिर 2/19 का हो जाएगा 4/19। ये हो गया विदेह क्षेत्र का। यहां तक अपन को डबल करना है इसके आगे डबल नहीं करना। अपन ने क्या पढ़ा उत्तरा दक्षिण तुल्या। अब उत्तर की चीजें दक्षिण के समान हैं। जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है उतना ऐरावत क्षेत्र का होगा। जितना हिमवन पर्वत का होगा उतना सिगड़िन पर्वत का होगा। जितना हिमवत क्षेत्र का होगा उतना हैरण्यवत क्षेत्र का होगा। जितना महाहिमवन का होगा उतना रुक्मी पर्वत का होगा। जितना हरि क्षेत्र का होगा उतना रम्य क्षेत्र का होगा और जितना निषद पर्वत का होगा उतना नील पर्वत का होगा। तो ये विस्तार जो यहां का निकलेगा वही सेम वहां का निकलेगा और ये विदेह क्षेत्र का अलग। तो 3 पर्वत और 3 क्षेत्र को जोड़ लें और 3 पर्वत 3 क्षेत्र को यहां जोड़ लें। ठीक है ये तो समान है। और फिर एक विदेह क्षेत्र को बस इतना जब अपन जोड़ेंगे तो अपना 1 लाख आना चाहिए क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पूरा 1 लाख है। आइए इसको जोड़ के देखते हैं अपन। पहले भरत क्षेत्र का 526 सही 6/19। फिर कितना लिखा है 1052। फिर 1052 के ऊपर कितना है 2105। फिर 2105 के ऊपर कितना है 4210। फिर 4210 के ऊपर कितना है 8421 और फिर 8421 के ऊपर कितना है 16842। ये जो मुख्य योजन है इसको अपन जोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद जो बटे में जो योजन के भाग हैं इनको अपन बाद में जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया देखो यहां से जोड़े 6 2 8 5 13 1 14 और 2 16 की 6। फिर 2 और 1 3 5 8 1 9 2 11 और 4 15 की 5 हासिल 1 5 1 6 1 7 2 9 4 13 और 8 21 की 1 2 और 1 3 और 2 5 4 9 और 8 17 और 6 23 की 3 और 2 और 1 3। ये 33,156 आ गया। ये 33,156 योजन पूरा हो गया। इसके बाद अपने ये जो भाग थे जैसे इधर 6/19 ठीक है प्लस फिर इसके बाद कितना था 12/19 फिर प्लस कितना था 5/19 प्लस 5/19 के बाद 10/19 फिर कितना था 1/19 और फिर 1/19 के ऊपर 2/19। विदेह क्षेत्र को अपन छोड़ देंगे। विदेह क्षेत्र बीचों बीच है। अभी अपन को 3 पर्वत और 3 क्षेत्र लेने हैं तो 6 संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6। इधर भी 6 होंगी 1 2 3 4 5 6। अब इनको अपन जब जोड़ेंगे तो यहां कितना निकलेगा ऊपर नीचे का जब समान होता है तो केवल ऊपर का जोड़ लेते हैं। 12 और 6 18 5 23 10 33 और 1 34 और 2 36।
और 36 में 19 का भाग लगाएंगे तो 1 सही 17/19। ठीक है, तो एक योजन पूरा और 19 भागों में से 17 भाग और निकले, तो एक योजन अपन इसमें जोड़ देंगे जो 33,156 आया था, तो 33,157 हो जाएगा। 33,157 सही 17/19, ये अपना एक तरफ का भाग निकल गया। ठीक है, भरत क्षेत्र से लेकर के निषद पर्वत तक की जो लंबाई या विस्तार होगा वो कितना होगा? 33,157 योजन पूरा और एक योजन के 19 भागों में से 17 भाग। अब अपन को यहां तक का हो गया, जस्ट इतना ही ऊपर निकलेगा, तो इसको अपन 2 बार लिखेंगे। 33,157 सही 17/19, ये हो गया दक्षिण दिशा का। ठीक है, और फिर इतना ही निकलेगा उत्तर दिशा का। उत्तर दिशा का भी इतना ही होगा, तो 33,157 सही 17/19। और फिर विदेश क्षेत्र का कितना निकला था? 33,684। 33,684 सही 4/19। अब इनको अपन जोड़ लें तो ये कितना निकलेगा? देखो 7 और 7 14 और 4 18 की 8 हासिल 1, 5 5 10 और 8 18 और 1 हासिल का 19 की 9 हासिल 1, 2 1 और 1 2 और 1 3 और 6 9, 3 3 9, 3 3 3 9, कितना हो गया? 99,998। अब इनको जोड़े अपन तो 17 फिर प्लस 17 और प्लस 4, कितना हो गया? 17 17 34 और 4 38/19, तो 19 दूनी 38, 2 योजन और निकलेगा। तो 99,998 में 2 और जोड़ दें तो हो गया अपना 1,00,000 योजन। ये पूरा विस्तार निकलेगा। तो इस चीज को अपन को समझना है कि जम्मू द्वीप का जो विस्तार है वो 1,00,000 योजन है और उसमें जो भरत क्षेत्र का विस्तार है वो 526 सही 6/19। अब जब अपन भरत क्षेत्र का निकाल लेंगे तो जो अपना हिम्मन पर्वत है, ये हिम्मन पर्वत 1052 योजन का है। अपन ने केवल एक लाइन खींच दी, ये लाइन नहीं खींचना है, ये अपन को 1052 योजन के हिसाब से बनाना है। जितना हम भरत क्षेत्र का माप लेंगे उससे दुगना माप अपन को हिम्मन पर्वत का लेना है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका ये है कि हम पहले भरत क्षेत्र को एक पैमाना माने कि 1 सेंटीमीटर का हम भरत क्षेत्र बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का भरत क्षेत्र। अब यदि 1 सेंटीमीटर का भरत क्षेत्र बनेगा तो हिम्मन पर्वत 2 सेंटीमीटर, फिर हेमवत क्षेत्र 4 सेंटीमीटर, फिर महाहिम्मन 8 सेंटीमीटर, फिर हरि क्षेत्र 16 सेंटीमीटर, फिर निषद पर्वत 32 सेंटीमीटर और फिर विदेश क्षेत्र 64 सेंटीमीटर। मतलब अब आपको ये पूरा जोड़ना है, तो यहां तक ये 64 हो रहा है, ये 32 और फिर 16 फिर 8 फिर 4, इन सबको जब अपन टोटल लगाएंगे तो 190 सेंटीमीटर का व्यास लेना पड़ेगा यदि हम भरत क्षेत्र को 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अब जब अपन नाप करके और इसको बनाएंगे तो हम 190 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। अब 6 फीट, लगभग 6 फीट से ज्यादा, 6 फीट और 10 सेंटीमीटर का एक लंबा गोला खींचे, उतना बड़ा जब अपन जम्बू द्वीप बनाएंगे तब भरत क्षेत्र 1 सेंटीमीटर का बनेगा, जो कि अभी अपन ने इधर ही लगभग 3 सेंटीमीटर का कर दिया। जब 6 फीट लंबा गोला बनाएंगे जम्बू द्वीप का तब भरत क्षेत्र कितना सा बनेगा? 1 सेंटीमीटर का। अब उस 1 सेंटीमीटर के भरत क्षेत्र में विजयार्घ पर्वत भी आएगा, गंगा सिंधु नदी भी आएंगी, 6 खंड बनेंगे, आर्यखंड बनेगा, 5 मिलिच खंड बनेंगी, ये सारी रचनाएं उसमें बनेंगी। और जो आर्यखंड है उस आर्यखंड में पूरा विश्व, जो आज अमेरिका आदि जितने भी विदेश हैं या अपना भारत देश है, ये जितने भी देश विदेश हैं ये सारे के सारे आर्यखंड में एक बिंदु के समान हैं। इतना बड़ा आर्यखंड होता है। अब प्रश्न ये उठता है, ये जो गंगा सिंधु नदी अपन ने देखी और हमारे भारत में ये गंगा सिंधु नदी बह रही है, ये क्या यही है या कोई दूसरी है? तो इसको अपन को ये मान के चलना चाहिए कि ये वही गंगा सिंधु नहीं है, ये सहायक नदियां हो सकती हैं। ये वही गंगा सिंधु नहीं है, वो गंगा सिंधु महानदी है
और ये उसकी क्षुद्र नदियां हो सकती हैं। ये हो सकता है कि जो गंगा और सिंधु नदी की हमने 14 हजार सहायक नदियां देखी थी, ये वो सहायक नदियां हों, क्योंकि ये गंगा सिंधु यदि हम मानते हैं तो गंगा नदी जाकर के जिस समुद्र में मिल रही है फिर उसको लवण समुद्र मानना पड़ेगा। जबकि आज की भौगोलिक परिस्थिति में ये जो अपना आगम में कथन किया गया है वो मैच नहीं करता है। वो पंचम काल में कितना हिस्सा डूब गया है, भौगोलिक क्षेत्र कितना सा बचा है, इसको अभी अपन मैच नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कई शास्त्र हमारे सामने अभी उपलब्ध नहीं है, इस कारण से हम इसका ज्ञान अभी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्तमान भौगोलिक स्थिति से इसको मैच ना करें, अपन आगम की दृष्टि से पढ़ें कि आगम की दृष्टि में जो कहा है वही सत्य है, वही सही है, इसको ही सही मान करके चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज की कक्षा में अभी अपन ने इतना ये सब कुछ देख लिया कि भरत क्षेत्र का विस्तार लेकर के यदि हम चलते हैं और दुगना दुगना विस्तार करेंगे तो जो जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन का विस्तार बताया है वो 1 लाख योजन का विस्तार पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से कल जो अपन ने सूत्र नंबर 26 तक की टीका देखी थी वो पूरी हो गई। अब सूत्र नंबर 27 से यहां पर किस प्रकार से काल का परिवर्तन होता है, किस प्रकार की आयु होती है, किस प्रकार की अवगाहना होती है, इसका वर्णन प्रारंभ होगा। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ लिया उसका एक संक्षिप्त हमने आपसे कहा था, एक चार्ट हम बनवा देंगे कि कौन से पर्वत से कौन सी तालाब होता है, उस तालाब की लंबाई चौड़ाई क्या है, उससे कौन सी नदी निकलती है, एक चार्ट अब अपन आज उसका और बना लेते हैं। फिर अपन कल की कक्षा में आगे के सूत्रों की टीका को पढ़ेंगे। तो आइए अगला चार्ट देखते हैं जो अभी तक अपन ने समझ लिया है पिछले 26 सूत्रों में, उसका एक संक्षिप्त चार्ट। आइए देखें, अभी अपन ने जितने सूत्रों का अध्ययन किया है उन सूत्रों में जो भी वर्णन आया है उसको अपन एक संक्षिप्त चार्ट के रूप में बनाएंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था कि इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत आते हैं। पहला हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। इन 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों का विभाग हो जाता है। अब ये 6 पर्वतों का रंग कैसा है, इनके ऊपर तालाब कौन से हैं, उन तालाबों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है, उसमें कमल कितने योजन का है, उस कमल में कौन सी देवी निवास करती है और उन तालाबों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ये अपन को यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हिमवन पर्वत का जो रंग बताया था वो क्या बताया था, हेमार्जुन तपनीय बैडूर्य रजत हेममया। तो हेम का मतलब स्वर्ण जैसा, यहां लिख लेंगे स्वर्ण, ठीक है, हेम। फिर अर्जुन, अर्जुन का मतलब चांदी, हेमार्जुन। फिर इधर तपनीय, तपनीय का मतलब तपा हुआ सोना, तपे हुए सोने का रंग थोड़ा सा और अलग होता है। फिर उसके बाद वैडूर्य मणि जैसा, वैडूर्य मणि कैसी होती है, जैसे उसमें लिखा था मयूर ग्रीवाभः, मोर के गर्दन के कलर जैसा। अब मोर के गर्दन का कलर कैसा होता है, बिल्कुल डार्क नीला, तो वैडूर्य मणि के समान। फिर इसके बाद रुक्मी का कैसा था, तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, रजत, रजत का मतलब फिर पुनः चांदी, और फिर हेम, हेम अर्थात सोने जैसा इसका रंग है, स्वर्ण, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें तालाब कौन कौन से थे, तो सबसे पहले कौन सा था, पद्म, फिर महापद्म, फिर तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। इस तरह से ये 6 तालाब यहां पर 6 पर्वतों के ऊपर बने हुए हैं, ठीक। अब इन 6 तालाबों की लंबाई चौड़ाई बताई थी, तो क्या बताया था, प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विस्कंभो हृदय। पहले तालाब की बताई थी, तो पहले तालाब की सहस्र आयाम 1000 योजन, चौड़ाई कितनी बताई थी इसकी, तत् अर्ध विस्कंभः, तो 500 योजन इसकी चौड़ाई हो गई, आधा। गहराई कितनी थी, 10 योजनावगाह, तो ये हो जाएगी 10 योजन की इधर गहराई। और तन्मध्य योजनम
पुष्करम, तो 1 योजन का कमल हो जाएगा। ठीक, अब इसको अपन को दुगना दुगना करना है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, तो इधर 1000 है तो इधर कितनी हो जाएगी ये 2000, फिर इधर कितनी हो जाएगी ये 4000। बस यहीं तक करना है, क्योंकि उत्तरा दक्षिण तुल्या, जो भी उत्तर की है वो दक्षिण के समान है। फिर पुनः 4000, फिर पुनः 2000, फिर पुनः 1000। इसी तरह से इधर 500 थी तो इधर ये 1000 योजन चौड़ाई हो जाएगी, इधर 2000 योजन चौड़ाई हो जाएगी, फिर इधर 2000 हो जाएगी, फिर 1000 योजन और फिर 500 योजन। ये 10 योजन गहरा था तो ये 20 योजन, ये 40 योजन, ये 40, फिर ये 20 और ये पुनः 10 योजन। फिर इधर कमल 1 योजन का था, इधर 2 योजन का, इधर 4 योजन का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का और यहाँ 1 योजन का। फिर इसके बाद इनमें देवियां निवास करती हैं, तो देवियां कौन सी निवास करती हैं? पहले में श्री देवी, फिर हिरी देवी, फिर धृति देवी, फिर कीर्ति, फिर बुद्धि और फिर उसके बाद लक्ष्मी। इस प्रकार से ये देवियां निवास हो जाएंगी। फिर नदियां निकलेंगी, तो नदियां कौन सी निकलेंगी? तो पहले और अंतिम तालाब से 3-3 नदी निकलनी है और मध्य के 2 तालाबों से 2-2 नदी निकलेंगी। तो इन नदियों के अपन नाम आगे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखें, अब इन नदियों के नाम देखेंगे तो पहले जो हिमवन पर्वत था और उस हिमवन पर्वत में जो पद्म तालाब है, उस पद्म तालाब से कौन सी नदी निकलेगी? सबसे पहले गंगा, दूसरी सिंधु और तीसरी रोहितास्या। ये 3 नदियां निकली। ठीक है, अंतिम तालाब से कौन सी निकलनी थी? रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकुला। ठीक है, अब बीच के तालाबों से देखेंगे तो जो पद्म तालाब के बाद महापद्म तालाब है, उस महापद्म तालाब से रोहित नदी निकलेगी, रोहित जो नीचे की ओर आएगी, और फिर रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता, यहां निकलेगी हरिकांता, जो ऊपर के क्षेत्र में जाएगी। फिर यहां पर कौन सी निकलेगी? हरित, और कौन सी निकलेगी? सीतोदा। फिर यहां से निकलेगी सीता और नरकांता। फिर इससे निकलेगी नारी और रूप्यकूला। इस तरह से, और फिर रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकूला। तो ऐसे ये जो 6 तालाब थे, उन 6 तालाबों से कौन सी नदी निकलेगी, ये नदियों के नाम याद करने हैं। अब जब पेपर कभी जब इसका होगा तो उस पेपर में इसी तरह से पूछा जाएगा, तिगिंछ तालाब से निकलने वाली नदियों के नाम बताइए। अब तिगिंछ तालाब से कौन सी नदी निकलेगी? तो एक तो निकलेगी हरित और एक निकलेगी सीतोदा। सीतोदा जाएगी विदेश क्षेत्र में और हरित आएगी नीचे हरि क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसको अपन जितनी बार आप लोग चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना करके इस तरह से मेहनत करेंगे, उस प्रकार से आपकी मेहनत से ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और आप पेपर में बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो आज की कक्षा में अपन ने इस पूरा जो अभी तक अपन ने वर्णन पढ़ा था, उस पूरे वर्णन का रिवीजन किया और पिछली कक्षा में जो 3 सूत्र पढ़े थे, जिसमें यह बताया गया था भारत क्षेत्र का विस्तार 526 से ही 6/19 योजन है और इससे आगे के जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार दुगना दुगना होता गया है। तो किस क्षेत्र का और किस पर्वत का कितना विस्तार है और इनका सबका टोटल मिलकर के 1 लाख योजन कैसे हो जाता है, इसको आज अपन ने समझने का प्रयास किया।
अब कल की कक्षा में अपन आगे के सूत्रों को देखेंगे और उन सूत्रों की टीका को समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें किस प्रकार का वर्णन या किस प्रकार की और विशेषताओं की वर्णन किया गया है। इसको अपन अगली कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।